अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दी, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर रिजर्व सीटों के मामले पर बंद गली में जा चुकी है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में लार्जर बेंच ने 2 रोज़ा समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुना दिया गया। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मुतफ़िका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तों को खारिज कर दिया गया है। समाअत के दौरान पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि उनकी जमात की पुख्तूनख्वा में भी अक्सरियत है और कौमी असम्बली में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान मौजूद हैं। अक़लियती नशिस्तें और रिजर्व सीटें जो हैं ख़वातीन की, वो हमारे जो है वो हमारा हक है। ख़वातीन की भी काफ़ी कुर्बानियाँ हैं। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से इस्तदा की कि ख़वातीन वर्कर्स को हक से महरूम ना रखा जाए। समाअत के दौरान जस्टिस SM अतीक ने इस्तिफसार किया कि आज़ाद उम्मीदवार असम्बली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी ज्वाइन करना होगी। अदालती इस्तिफसार पर वकील अली जफर ने जवाब दिया कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें तो नशिस्तें मिलेंगी। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दी कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने कोई एक सीट तो जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई भी सीट नहीं जीती। आपने अगर सीट नहीं जीती तो आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसकी कोई सीट नहीं थी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद इस पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, उसका इंतखाबी निशान भी है। इलेक्शन में हिस्सा ना लेना इतनी बड़ी बात नहीं। बाज़ औक़ात सियासी जमातें इंतखाबात से बाइकआउट कर सकती हैं। इस मौके पर जस्टिस शकील ने इस्तिफसार किया कि यह बताएं कि अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो फिर क्या होगा। इस पर अली जफर ने कहा कि एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो भी सियासी जमात होती है, यह जरूरी नहीं कि कोई पार्टी इलेक्शन लड़े। आर्टिकल 17 के सब आर्टिकल 2 में हमारे हुकूक मौजूद हैं। आर्टिकल 17 कहता है कि हर शहरी का हक है कि वो किसी भी पार्टी का हिस्सा बन सके या अपनी पार्टी बनाए। तहरीक इंसाफ हो या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इन्हें इलेक्शन कमीशन से शदीद गिले शिकवे हैं, जिनका आए रोज कभी ऐवान ज़री या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार जरूर दिखाई देता है। आज भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए साबिक स्पीकर असेंबली असद कैसर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात आयद किए और मजामत की सियासत धमकी दे डाली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह रवैया रखे हुए है, तो मैं सिर्फ इससे पूछता हूं कि तू खुदा से भी कोई डरता है? एक बात बिल्कुल मैं कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूं, हम मुज़ाहिमत की सियासत करेंगे। ये इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदर बांट कर रहे हैं, इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रहे हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ने भी 23 मार्च को पीटीआई का जलसा मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। उनके बकौल हमारा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि हम हुकूमत की जीत को जीत नहीं मानते। ये नताइज फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए हैं। साजिश के तहत हमारे उम्मीदवारों को रिकाउंटिंग में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आज भी इलेक्शन कमीशन ने उनके मुताबिक ऐवान बाला की खाली होने वाली 48 नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सेनेटर्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सेनेट नशिस्तों के लिए वोट पार्लियामेंट, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पुख्तूनख्वा असम्बलियों में डाले जाएंगे। सेनेट इंतखाबात के तहरीक इंसाफ पंजाब और पुख्तूनख्वा के नाम भी सामने आ चुके हैं। पंजाब में सेनेट इलेक्शन की नशिस्तों के लिए पीटीआई ने सीनियर कानूनदान हामिद खान और जुल्फी बुखारी को पंजाब की जनरल नशिस्तों पर टिकट देने का फैसला किया है। साबिक मुशीर एहतसाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक को टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नामजद किया है। इसी तरह यास्मीन राशिद भी खवातीन की नशिस्त पर सेनेट की उम्मीदवार होंगी। पुख्तूनख्वा से भी जो नाम सामने आए हैं, इनमें जनरल नशिस्तों के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, इरफान सलीम और शफकत अयाज के नाम सामने आए हैं। डॉक्टर शफकत अयाज हो या इरफान सलीम हो, पेशावर से इनका ताल्लुक है। पीटीआई के देरीना कारकुनान है और इन कारकुनान को 2018 हो या 23 के इंतखाबात हो, उन्हें महरूम रखा गया था। क्या इस दफा उन्हें वाकई टिकट जो जिस तरह अनाउंस किया उसी तरह मिल जाएगा या दोबारा से पैसों के बलबूते पर कोई और आकर उनकी नशिस्त पर कब्जा कर लेगा? इसी तरह टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम स्वाति और काजी अनवर को नामजद किया गया है। खवातीन की नशिस्तें अब तक जो हैं वो खुली छोड़ी गई हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आज सेनेट के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए 6 नशिस्तों पर, उस पर यूसुफ रजा गिलानी और सिंध से असलम अबड़ो सैफुल्ला धारीजो, जबकि बलूचिस्तान से मीर कुदूस बुजिंजो, मीर दोस्तेन डोमकी और JUIF के अब्दुल शकूर खान जो हैं वो कामयाब करार पाए। आने वाली सियासत किस करवट बैठेगी और तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या है? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया
आज पिशावर हाई कोर्ट का फैसला आया और आपको अब ये नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें जो हैं खवातीन की अक़लियतों की, ये नहीं मिलेगी। एक तो ये कि अब ऑब्वियसली पार्टी अनाउंस कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाएंगे, लेकिन क्या ये दुरुस्त फैसला था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाया जाए? क्योंकि इतने ढेर सारे वकील हैं आपके, मेरे ख्याल में अच्छा शायद मशवरा नहीं दिया गया था टाइम पर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया साजिब भाई। देखिए, एक तो जो हमारा लीगल बैटल है वो तो हो रही है, लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ शायद मिस्टेक हो रही हैं, और वो मिस्टेक शायद ये है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो लीगल साइड पे ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए लाजमी होता है कि वो जिस तरह मेहनत होती है पार्टी के अंदर, उसी मेहनत से सोच समझ के फैसले भी होते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि ये फैसला किसने किया, कैसे हुआ, क्या हमारे पास जो इतने बड़े बड़े वकला हैं, क्या उनको ये इसका इल्म नहीं था, या हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो मुतासिबाना रवैया हमारे साथ शुरू दिन से अब तक है, क्या ये उसका शख्साना है? ये सारी चीज़ों का जायजा हमें ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसके साथ वर्कर्स अटैच हैं, पूरे पाकिस्तान इसके साथ अटैच है, पीटीआई के साथ। इसके बावजूद कि हमारा लीडर गिरफ्तार है, इतनी बड़ी अक्सरियत ली, और आज हम आके यहाँ पे अपने फैसलों से मार खा रहे हैं। तो ये हमें ज़रूर देखना पड़ेगा कि ये इसमें किसी की गलती है, या जानबूझकर हुआ है, या क्या इसका क्या मसला क्या था कि इतना अगर वाकई आईन कानून वाज़ेह है। यूसुफ साहब, मैं एक ठीक है, हमने देखा कि 9 मई के बाद ढेर सारे वकला जो हैं 3-4 वो पार्टी में आते हैं, और पार्टी की लीडरशिप वो खान साहब से भी तकरीबन हर दूसरे दिन मिल रहे होते हैं। उसके बावजूद कि खान साहब से वो मिलते हैं, वो वहाँ पे उन्हें मशवरे भी देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर पार्टी में उस तरह से यूनिटी नहीं है। एक वकील रहनुमा कोई और बात कर देता है, दूसरा आके कोई और कर देता है। आप जैसे सियासी चेहरे पीटीआई के, वो बिल्कुल साइड लाइन पे चले गए हैं। मतलब ठीक है, आपने जिस तरह इलेक्शन आ रहा वो हम सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद मतलब अब सेनेट अनाउंस हुआ है, तो कम से कम 2-3 ऐसे रहनुमा जिनका दावा यह है जिन्हें हराया गया है, फॉर्म 45 उनके पास सारे पड़े हुए हैं, आप भी उनमें शामिल हैं, तो फिर सेनेट में तो कम से कम आप लोगों को डाल दिया जाता ना। देखिए, वो तो खैर पार्टी का फैसला है, उस पर हमें कोई गिला भी नहीं है। देखिए, जो हम वर्कर्स हैं और वर्कर रहेंगे, और पार्टी के साथ हमारी वाबस्तगी जो है वो इस लिहाज से है कि हम इमरान खान के साथ हैं। लेकिन देखें, ये जो फैसले हो रहे हैं, जल्दबाजी के अंदर भी बाजी फैसले हो जाते हैं। दूसरा, आप देखें कि जो भी मिलता है आके फौरन जो है ना, वो सारा फैसले जो है वो अडियाला जेल के बाहर जो है ना वो टीवी टॉक शो में हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा-सा हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसको सही रुख पे ले जाने की ज़रूरत है, और मुशावरत की ज़रूरत है। बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं वो इस वक़्त उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि फैसले क्या कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे वकला साहिबान हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मुश्किल वक़्त में हमारा साथ दिया है और दे रहे हैं, लेकिन कुछ फैसले हम समझते हैं कि जल्दबाज़ी में हो रहे हैं, कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं जो बिल्कुल मुशावरत के बगैर हो रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं अगेन ये कहूँगा कि देखिए, अगर यहाँ तक बात थी तो क्यों हमारे बड़े-बड़े वकला को ऐसा क्यों इसका इल्म नहीं था? अभी कोई 51 का हवाला दे रहा है, कोई 17 का हवाला दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। लेकिन अगर वाक़ई इसमें ये खिला था, तो इतना बड़ा डिसीज़न क्यों लिया गया? ये ज़रूर मैं कहूँगा, क्योंकि हम सारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे मखसूस नशिस्तों पे आने वाले थे, उनकी भी कुर्बानियाँ हैं, तो वो इन नशिस्तों से महरूम हो रहे हैं। तो देखिए, हम तो जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएँगे, अगेन हम कहेंगे कि जी हमारा जो कानूनी आईनी हक है उसके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन अगर सपोज़ अगर पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया है, तो मुझे थोड़ा-सा ज़रूर ठेस पहुँचा है कि क्या वजह क्या थी, कि अगर वाक़ई इतना बड़ा मसला था, तो हमने इतनी बड़ी जल्दबाज़ी से काम क्यों किया, डिसीज़न क्यों लिया, और ये किसने लिया है? ये इस पे ज़रूर मुझे तशवीश है।
अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, आप दो हुकूमतों का हिस्सा रहे 10 साल और तीसरी दफा फिर पुख्तनख्वा के लोगों ने आपकी पार्टी पर एतमाद किया, 2/3 मेजॉरिटी आपको दी। अनफॉर्चुनेटली 3-4 जो बड़े अहम आपके रहनुमा थे आपकी नशिस्त नहीं जीत पाए। तैमूर झगड़ा साहब हों, कामरान बंगश हों, 2-3 और अरबाब आसिम हैं या महमूद जान साहब हैं जो कि डिप्टी स्पीकर थे। ऐसे में एक हुकूमत जो आई उसमें काफ़ी नए लोग भी आए, नए चेहरे भी आए, लेकिन क्या मौजूदा हुकूमत केपी की उसमें भी मतलब ये जो 3-4 लोग हैं जो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, इमरान खान के लॉयलिस्ट भी हैं, चाहे वो फाइनेंस में रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन में रहे हैं, सकाफत में रहे हैं, लेबर मिनिस्ट्री आपने संभाली हुई है, तो यहाँ पर तो आप लोगों को कम से कम कोर टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। अब तैमूर झगड़ा साहब भी ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने मुझे खुद कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर आपको बनना है केपी का, लेकिन उन्हें भी नहीं बनाया गया। तो क्या ये फैसले जो हैं ये इमरान खान साहब के ही हैं? देखें, अब ये तो अल्लाह को पता होगा, क्योंकि हम तो जाहिर है मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने 2-3 बार ट्राई की। जो अडियाला जेल के सुपरडेंट साहब है वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैं उनको बार बार मैसेज कर रहा हूँ, जबकि मैं हाई कोर्ट से वो भी ले चुका हूँ, लेकिन हमें नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन खैर, मैं तो कम से कम ये गिला हरगज नहीं करूंगा कि मुझे किसी कैबिनेट में रखा जाए, क्योंकि 9-10 साल बहुत बड़ी चीज हम रहे हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हमारे ये तशवीश जरूर है कि हुकूमत चले और हुकूमत जो है बेहतर अंदाज में परफॉर्म करे, क्योंकि अवाम जो है वो उनकी उम्मीदें हैं। एक मुश्किल वक्त है इस वक्त, क्योंकि वफाक के अंदर जो हमारी मुखालिफ हुकूमत है, तो सूबे के अंदर हमें परफॉर्म करने की जरूरत है और सूबे में एक ऐसे डिसीजन लेने की जरूरत है जिससे हम आगे बढ़ सके, हमारी मुश्किलात कम हो सके, लोगों की मुश्किलात कम हो सके। चेयरमैन इस वक्त हमारा जो है वो पार्टी का, वो इस वक्त जेल में है, उनको कैसे रिहाई मिले। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं कि ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है और हम अपनी जो कोशिशें हैं वो हम जारी भी रखेंगे और हमारी जितने भी एफर्ट्स हैं इस हुकूमत को कामयाब बनाने में, वो इंशाल्लाह हमारी जारी रहेगी। चाहे हमें कैबिनेट में ले या न ले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, ना इसकी हमें कोई जरूरत है। जो नाम तहरीक इंसाफ ने हमें दिया है वो हमारे लिए काफी है। वो हम हुकूमत में रहे, हुकूमत से बाहर रहे, लोग पहचानते हैं कि ये तहरीक इंसाफ है। तो इंशाल्लाह ताला ये तो फैसला जिसने भी किया है, जाहिर है सोच समझ के किया होगा, अच्छा ही फैसला होगा। यंगस्टर्स को भी आगे आने का मौका देना चाहिए और ये डिसीजन अली अमीन साहब को करना है कि उनको किसको उसने रखना है अपने कैबिनेट में, किसको नहीं रखना है। तो डेफिनेटली ये तो उनका अपना वो है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फैसले जो है वो ऐसे होने चाहिए जिससे पार्टी आगे जा सके, पीछे ना रिवर्स ना लगाए और ना ही रिवर्स ना लगाए, ना ही लोग मायूस हों। शौकत यूसुफजई इमरान खान के दरीना साथी हैं, शुरू दिन से उनकी पार्टी में सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ मौजूद थे। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद नून लीग के नायब सदर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब हमें जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शौकत यूसुफजई साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के मरकजी नायब सदर हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो रिजर्व सीट्स हैं ये पीटीआई को मिलनी चाहिए, आज अदालत से अदरवाइज फैसला आया। क्या अभी भी आप समझते हैं मतलब कि अगर सियासी अकदार की बात की जाए, जिसका पीटीआई ने तो बड़ा कम ही मुजाहरा किया है, लेकिन क्या ये सीटें जो बाकी जमातों को मिली हैं इन्हें वापस नहीं कर देनी चाहिए कि यार ये हमारा हक नहीं है इन सीटों पर? नहीं, पहला तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इनको खाली रखना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला ना कर दे या पार्लियामान इस पर कानून साजी ना कर दे। क्योंकि कानून में वो कहते हैं ना, ईदर वे नहीं लिखा हुआ, देने का भी नहीं लिखा और ना देने का भी नहीं लिखा। तो कानून खाली था और उस पर वैक्यूम था, तो इसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। ये तो एक बाहमी अगर एहतराम होता तो शायद दूसरी जमातों को एतराज ना होता, लेकिन अब जबकि पीटीआई को ये समझ आई है आज के फैसले के बाद कि उनकी जो कानूनी बुनियाद थी इस मुतालबे की वो हमेशा कमजोर थी। वो जमहूरी बुनियाद पर जरूर अपना केस प्लीड कर सकते थे, लेकिन कानून पे जब कागज पे लिखा हुआ आता तो वहां उनका केस इंतहाई कमजोर था, क्योंकि वो सारे उम्मीदवार जो थे जो अब अपने वोट इकट्ठे करके सीटें मांग रहे हैं वो अलग-अलग निशानों पर कामयाब हुए थे। जो सुन्नी तहरीक के, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक ही उम्मीदवार थे, वो भी अपने निशान पर नहीं किसी और निशान पर कामयाब हुए थे। तो वहां बड़ी पेचीदगियां थी जिसकी बुनियाद पर वहां कोई वाजे नहीं था। और आज पेशावर हाई कोर्ट ने
एक फैसला कर दिया है। तो अभी तो एक बाहमी जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसने कायम होना है, सीटें एलोकेट हो गई हैं। बहरहाल एक लंबा रास्ता है अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो। ठीक है। अच्छा खुरम साहब, गुजरावाला का आज एक रिकाउंटिंग के बाद एक नेशनल असेंबली की सीट आई जो कि अब नून लीग ने जीत ली है। अब आपका भी दावा यह है कि आपके जो फॉर्म 45 हैं वो आपको डस्टबिन से मिले हैं, और पीटीआई ये कह रही है कि देखें ना जी, अब एक एक सीट पे फोकस करके और वो नून लीग को तोहफे में दी जा रही है। अब आपका तो दावा अदरवाइज है, वो कह रहे हैं हमें हरवाया गया और आप कह रहे हैं कि मेरे फॉर्म 45 जो हैं वो डस्टबिन से निकले। जी बिल्कुल, और उसकी तो वीडियो एविडेंस भी है। वो जब हम अदालत में जाएंगे तो फिर अदालत से शेयर करेंगे और आपसे भी शेयर करेंगे कि किस तरह मेरे फोल्डेड बैलेट्स जो थे वो भी कूड़े में से निकले थे। लेकिन ये बहस से कता नजर पीटीआई हर चीज के ऊपर इल्जाम लगाना इनकी एक सोची समझी पॉलिसी है। क्योंकि या तो 8 फरवरी का अगर इलेक्शन ठीक था जिसमें ये गुजरांवाला के नीचे जीते थे तो फिर कह दें कि 8 फरवरी का इलेक्शन ठीक था, फिर या फिर 8 फरवरी का इलेक्शन ठीक था या आज का रिकाउंट ठीक था, दोनों में से कोई एक चीज ठीक थी। तो लिहाजा ये है कि उनको ये फैसला करना है, वो हर चीज के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। वादे यही हुआ है कि इंतखाबात में एक काफी हद तक मुकामी बेजाब्तगियां हुई हैं और जैसे जैसे और दुरुस्त तरीके से एक एक करके सीटें जो हैं वो आ रही खुल रही हैं, उनके जो शवाहिद जा रहे हैं अदालतों में। तो इनको भी चाहिए कि बजाय ये कि ये सड़कों पर बलवा करते रहें, अपने अपने केस फाइट करें। जिस तरह अभी एक दिलचस्प बात है कि अभी तक 11 सीटों के रिकाउंट्स हुए और 11 के 11 में मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। तो लिहाजा अब तो हमारा इल्जाम बनता है कि जी उस जो 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को फेवर की गई थी और उनके हक में धांधली की गई थी। लेकिन इसका बेहतर तरीका यही है कि अदालतों में सारी केसेस फाइट किए जाएं, वो भी अपने केसेस फाइट करें, और बजाय 1.5 सीटें जो है ये क्लेम करते हैं, पिटीशन सिर्फ 35 गई हैं। तो लिहाजा ये एक आपसे भी मेरी इस्तदा होगी कि इनके इल्जामात को कुछ भी खुद भी तहकीक करें और सिर्फ हवा ना दें इनको। वो ये तो सवाए इल्जामात के और कोई सियासत नहीं करते। और आपने देखा कि आज पेशावर हाई कोर्ट फैसले के बाद असद कैसर साहब ने चाहे कुछ थोड़ी सी दबी जबान में, लेकिन उन्होंने फिर जो कल अली अमीन गंडापुर ने मफामती बात की थी उसको असद कैसर ने आज फिर जो है मिटा दिया। तो अब किसकी बात पर यकीन किया जाए? अच्छा खुरम साहब, जो मोहम्मद औरंगजेब साहब है नए फाइनेंस मिनिस्टर, शायद खाकान साहब ने आज ये इंकशाफ किया कि जी उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब वो आपके ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कल ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं सारे डिसीजन कैबिनेट के नवाज शरीफ साहब ने लिए हैं, कोई बाहर से नहीं है, सारे अपने लोग हैं हमारे। तो कौन उनको कमजोर करने की कोशिशें कर रहा होगा आपके ख्याल में? जी ये तो शाहिद अब्बासी साहब ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून की तमाम जमात जो है वो मुत्तफिक और मुत्तहिद है कि हमें वफाक में और पंजाब में हमारी जो हुकूमतें अल्लाह ताला के करम से और अवाम की हमायत से बनी है, हमें उनको कामयाब करना है। तो लिहाजा पूरी पार्टी जो है औरंगजेब साहब के लिए दुआगो है और उनको जिस तरह हम सपोर्ट कर सकते हैं जरूर करेंगे। और आप समझते हैं कि ये जो इकोनॉमिक टीम आई है वो वही वे फॉरवर्ड है और वो ठीक कर लेंगे मामलात? जी देखिए, इकोनॉमी के बारे में तो हम में से हर एक की राय मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी यही इनसे तवक्को है औरंगजेब साहब से और उनकी टीम से कि वो बजाय कि IMF की अंधाधुंध तकलीद करके कोशिश करें कि हम एक पैकेज हासिल कर लें, जैसा कि PTI ने अप्रैल 2019 में किया था। और बहुत ही तबाहकुन एग्रीमेंट था जिसमें CPEC के जो मुआहदे थे उन्हें भी खोल दिया गया और उसी तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा IMF को मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में तहकीकात की दावत दे दी गई। तो सिर्फ IMF की तकलीद नहीं करनी, कुछ अपना होम ग्रोन सोच भी होनी चाहिए, कुछ अपने मिजाज और पाकिस्तान की इकोनॉमी की नेचर को सामने रखते हुए फैसले करने चाहिए। तो औरंगजेब साहब की जो गुफ्तगू है या वो साबिका दौर में जब नहीं थे वजीर खजाना गुफ्तगू कर चुके हैं पॉलिसीज के बारे में, तो तवक्को तो यही है कि वो एक कोई क्रिएटिव सोल्यूशन लेकर आएंगे IMF के सामने। ठीक,
खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और मारूफ लॉयर आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद है। जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट का आज फैसला आया। अब रिजर्व सीट जो है फिलहाल पीटीआई से दूर चली गई, अब सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं। एक तो कैसा लगा आपको ये फैसला? क्या आप समझते हैं कि यही होना चाहिए था? क्योंकि एक आर्गुमेंट यही है कि एक पार्लिमानी पार्टी वो नहीं है, ठीक है वो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कोई नशिस्त वो जीती नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, फैसला तो उनके खिलाफ आया है। अब इसमें इस फैसले के दो एस्पेक्ट्स थे। अब मैंने ऑर्डर नहीं देखा है, उसमें देखिए एक ऑर्डर ये था कि क्या उनको रिजर्व सीट्स उनको मिलनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा इशू ये था अगर उनको नहीं मिलती क्या वो बाकी जो पार्टीज हैं उनमें तकसीम होनी चाहिए। तो आई थिंक ये दोनों इश्यूज थे और इसी पे आप इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था। सारे यूनानिमस थे कि जी इनको सीटें नहीं मिलनी चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे, लेकिन 4-1 से फैसला था कि बाकियों में तकसीम होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि पेशावर हाई कोर्ट में ये दोनों पॉइंट्स में उनके खिलाफ फैसला किया है, ये सिर्फ पहले पे, तो ये मुझे इसका इंतजार करना पड़ेगा। मैंने शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं देखा और मेरे ख्याल से रीजनिंग अभी आई नहीं है। लेकिन आप देखिए इसमें जो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब इनको चैलेंज करना पड़ेगा इसको सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको यही मुद्दा बयान करना पड़ेगा कि उनका हक है। अब इशू इनको बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आई थिंक पीटीआई को है, एक तो ये है कि जो इनके साथ आपको पता है इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, मैं समझता हूँ कानूनी तौर पे हर तरह से कि इनसे इनका बल्ले का निशान ले लिया, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। लेकिन इन्होंने उस वक्त अपनी रिजर्व सीटों के लिए लिस्ट जरूर जमा करानी चाहिए थी। फिर जिस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसने अपनी, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से उन्होंने भी अपनी कोई लिस्ट नहीं दी और उनके जो सरबराह थे वो अपनी पार्टी के टिकट पे नहीं, वो एज ए इंडिपेंडेंट जीते। अब लॉ के अंदर आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इलेक्शन के 3 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो सीटें जीती उनके साथ इंडिपेंडेंस को शामिल होना होगा। जितने इंडिपेंडेंट उस पॉलिटिकल पार्टी में जो पार्लियामेंट में सीटें जीत के आई है उसके हिसाब से उनकी सीटों का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी प्रोविंसेस के अंदर जो उनका शेयर है। तो ये है उसका। और फिर माइनॉरिटी सीट्स के अंदर ये खवातीन और माइनॉरिटी सीट्स के लिए। तो अब इशू ये, डिबेट ये है कि जी ये पॉलिटिकल पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी कोई सीट जीते नहीं, तो हैंस इन्होंने जो उसमें शमूलियत इख्तियार की तो वो क्या आर्टिकल 51 के तहत वो हुई या नहीं हुई। पहली बात इसका इशू देखना पड़ेगा। फिर अगर ये बात हो जाती है कि जी वो सीटें ही नहीं है, लेकिन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि देखिए पार्लियामेंट के अंदर सीटें मुतय्यन हैं, मखसूस चीज़ें 70 के करीब हैं, 70 ही हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी उसको इंडिपेंडेंट उनको शामिल हुए और उसके हिसाब से उनको सीटें मिलनी चाहिए। अब फर्ज करें अब इतने बड़े इंडिपेंडेंट्स हैं, आप उनको आउट कर दिया कि जी वो तो किसी में पार्टी में ही नहीं है, वो नॉन, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई पार्टी नहीं थी, हैंस उनकी कोई हैसियत नहीं है उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर, और वो उनकी हैसियत जो है एक आज़ाद MNA की तौर पर है। तो फिर देखना पड़ेगा क्या वो पार्टी जिसका एक प्रोपोर्शन उसके हिसाब से बनता है उससे ज्यादा उनको सीटें दी जाएंगी पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में। ये एक नंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरा पॉइंट जो उठेगा वो ये उठेगा कि चले आप उनको नहीं देते तो या इनकी जो सीटें जो इनको दूसरों को नहीं दी जा रही क्या वो खाली रहेंगी। तो ये सारे इश्यूज हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला करना पड़ेगा कि क्या इनका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जी। अच्छा जुबैर साहब मुझे बताइएगा आखिर में कि पीटीआई अदरवाइज क्या फैसला कर सकती थी? क्या किसी और जमात में, ऐसी जमात में उनको जाना चाहिए था जिनकी पार्लिमानी एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन होती, फिर ये मामला ना होता? देखिए इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है, मैं समझता हूं कि सबसे पाकिस्तान के आइन को तोड़ने में और इलेक्शन इंडिपेंडेंट फेयर इलेक्शन ना कराने में इलेक्शन कमीशन का रोल है। ये कुछ भी कर लेते, इनके खिलाफ उन्होंने फैसला करना था। लेकिन आप देखिए अगर किसी और पार्टी को शामिल भी हो जाते, जैसे कि इसकी 1 सीटें या 2 सीटें थी, तो वहां फिर उनको ये देखना पड़ता क्या उन्होंने भी फिर इन्होंने उसमें फंसाना था कि जी आपने सेक्शन 104 जो है जो डील करता है ये रिजर्व सीट्स के ऊपर, किस तरह से इन्होंने अपनी लिस्टें देनी है पार्टीज को इलेक्शन से पहले, वो शेड्यूल जब आता है इलेक्शन का, उसमें उस पार्टी ने अपनी सीटें दी। इनको चाहिए था, जो मैं समझता हूं कि पीटीआई को इररिस्पेक्टिव इनको लिस्टें जरूर देनी चाहिए थी।
वो इन्होंने नहीं दी। और जिस पार्टी से वो इत्तेहाद कर रहे थे, इनको पहले से बात कर लेनी चाहिए थी किसी पार्टी से। भाई देखें, इलेक्शन से पहले तो नहीं मालूम होता कितनी, जबकि मैं समझता हूं कि मेजॉरिटी अब ये जो हमारी पार्लियामेंट है, ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, जिसके अंदर असल सीटें जो पीटीआई की मिलनी चाहिए थी वो उनको मिली नहीं, वो उनसे चोरी कर ली गई। वो 45 लेके गया। मैंने सुना है एक पॉलिटिकल पार्टी ने तो उनसे कहा कि आप अपने फॉर्म 45 पे छोले भेजें। अब ये देखिए, ये हाल है हमारी डेमोक्रेसी का। वो पार्टी जिन्होंने इलेक्शन जीता नहीं, वो आज बैठ के हुकूमत बना के बैठे हुए हैं आपके सामने अपनी सीटों पे। तो अब इनके ऊपर कुछ, इनको अपना भी रिफ्लेक्ट करना होगा कि क्या इनसे क्या गलतियां हुई, इनको किस तरह से प्लान करना चाहिए था। अब देखिए, अभी भी वक्त है। अब देखिए, ये तो इशू डिसाइड होगा। अब कई बाई इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे पहले इनको चाहिए, मुझे सुना है या मुझे कोई बता रहा था कि इन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिए। अगर करा लिए हैं तो अब देखते हैं कि उसको फिर से वो इलेक्शन कमीशन उसको फिर से तो रद्द नहीं कर देता। अगर नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन ये अपनी सीटें जीते तो उसमें शामिल हो जाए, लेकिन उस वक्त तक देर हो जाएगी ये सीटों के ऊपर। तो मेन इशू ये है कि इनको सीटें मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। अगर इनको नहीं मिलती तो क्या दूसरों को उनका शेयर मिलना चाहिए? नहीं, यह नहीं मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब यह फैसला करना है। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात करें। बल्कि बैक नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की तश्कील के बाद तरजीह बुनियादों पर मईशत की बहाली के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। नई हुकूमत के नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इस बार माशी टीम की क़यादत कर रहे हैं और वो ये वाजे कर चुके हैं कि पुराने मसाइल पर काबू पाने के लिए रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। इन तमाम रिफॉर्म्स के बावजूद पाकिस्तान को माली ज़रूरियात पूरा करने के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों की मदद दरकार होगी, जिनमें IMF अवलीन तरजीह होगी। और इस वक्त IMF का वफ्द स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। जायजा इजलास के लिए इस्लामाबाद आए IMF के वफ्द और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला सेशन मुकम्मल हो चुका है। जायजे की कामयाबी पर कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के $3 अरब की 1 अरब, जो कि आखिरी किस्त है, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की, वो मिलने की राह हमवार हो जाएगी। लेकिन इस प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान एक लंबी मुद्दत, तवील मुद्दती और बड़े इक्तिसादी बेल आउट पैकेज के उसूल पर भी बातचीत करेगा IMF से। लेकिन IMF वफ्द ने रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का शुबा है और रिटेलर्स जो कि दुकानदार वगैरह हैं, उन पर टैक्सेस के इकदाम और रियल स्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का मुतालबा किया है। फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी को जल्द खत्म करने और आलमी मार्केट में कमोडिटी प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में नर्ख बढ़ने पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। IMF के मुताबिक रियल स्टेट सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अरसे से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उन्हें टैक्स नेट में नहीं लाया जा पाया। इन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए काम किया जाए। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान के बड़े जो शुबे हैं वो टैक्स नेट में लाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। आपको याद दिलाते चले कि गुज़श्ता साल आलमी इदारे इप्सॉस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 5 शुबों, रियल स्टेट, सिगरेट, टोबैको, टायर, गाड़ियों के इंजन ऑयल और चाय में सालाना 956 अरब रुपए टैक्स चोरी होते हैं। और यह रकम तकरीबन पाकिस्तान के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के मजमूई हुजम जितनी है। इन तमाम ममालिक जो है मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ साहब, मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। यूसुफ नजर साहब, इस वक्त IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान में है, बातचीत जारी है, अच्छी सिमत में जारी है, लेकिन IMF चाहता है कि ऐसे सेक्टर्स यानी जो रियल स्टेट है उसमें टैक्स लूप होल्स बहुत ज्यादा हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। अब क्या रिटेल सेक्टर की रियल स्टेट सेक्टर की जो टैक्स चोरी है उस पर अगर काबू पा लिया जाए तो कितने मसाइल हल हो सकते हैं पाकिस्तान की, कितना फायदा पहुंच सकता है? देखिए रियल स्टेट जो है इनकम डिपेंडिंग किस कंट्री की, लेकिन आमतौर पे एवरेज अगर आप समझ लें बहुत सारे मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज में 10% 12% जो है जो टोटल रेवेन्यूज होते हैं उनको कंट्रीब्यूट करता है। हमारे यहाँ रियल एस्टेट बिल्कुल जो कंट्रीब्यूशन है नेग्लिजिबल है। तो और लेकिन ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा है, वो इसलिए भी कि हमारे यहाँ सेविंग्स जो हैं वो इंडस्ट्री में या बिजनेसेस में बहुत कम गई हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो रियल एस्टेट में सेव करते हैं। एक एस्टिमेट की है कि जो 80% जो पाकिस्तान में प्राइवेट वेल्थ है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा सेक्टर है और शायद यही वजह है कि जब भी रियल एस्टेट पे टैक्सेशन की बात होती है इसकी बड़ी रेजिस्टेंस होती है। वो इसलिए कि जितने भी एफ्लुएंट तबके हैं
वो इसके बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं और वो नहीं चाहते कि इस पे टैक्स लगाया जाए। एक और कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमारे आइन के मुताबिक बाज कानूनी माहिरीन का यह ख्याल है कि प्रोविंसेस इस पे टैक्स कर सकते हैं, जो फेडरेशन है वो नहीं कर सकती। तो ये तो मामला जो है यकीनन इसमें पोटेंशियल है, लेकिन ये थोड़ा पेचीदा भी है। अच्छा, आपका जो गर्दिशी कर्जा है क्या उसको ठीक किया जा सकता है? एक ऐसे वक्त में जब पहले यूटिलिटी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, डबल हो चुकी हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, गैस और बिजली के बिल्स डबल ट्रिपल हो चुके हैं, ऐसे में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है यूसुफ नजर साहब? देखिए ये जो हमारा सर्कुलर डेट जो है बिल्डअप हुआ है, आपको शायद याद होगा कि जब ये PMLN की गवर्नमेंट आई थी 2013 में, तो ये कहा गया था कि जी हमने अब सब पे कर दिया है। आई थिंक उस वक्त कोई 600 बिलियन था और अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी जी। लेकिन आपको पता है कि आज सर्कुलर डेट जो है वो फिर जो है वो ट्रिलियंस में चला गया है। तो ये जो उसकी एक जो बहुत जो बुनियादी वजह ये है कि ये जो निज़ाम है जिसमें हुकूमत रेगुलेट करती है प्राइसेस को, फॉर्मूलेट्स बनाती है, और फिर एक जो और कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई है वो ये कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, तो जो एक गारंटी समझ लीजिए जो पावर कंपनीज हैं उनको देना ही देना है। अच्छा, तो उसके बाद जब वो डिफॉल्ट जब होता है, इसमें गैप आता है, आपको पता है $1 बिलियन से ज्यादा जो है पाकिस्तान चाइनीज कंपनी को नहीं पे कर पाया है, तो ये एक पूरी चेन बन जाती है। इसको हल करने के लिए जो मैं समझता हूं कि हुकूमत को बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो, अगर मैं इसको एक जुमले में कहूं, कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल प्राइसेस का रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट को खत्म करना पड़ेगा। इंडिया ने किया है, इंडिया ने पेट्रोल प्राइसेस को और डीजल प्राइसेस को भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब उसमें गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं करती है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है सेटिंग ऑफ द प्राइसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी वजह से ये हम बार बार कहते हैं कि जी अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अब इसको एक बहुत अरसा गुजर गया है। ये प्रॉब्लम जो है अब इतनी बढ़ गई है और इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि इसकी वजह से जो है ये खदशा है कि हमारी अगर ये डेट प्रॉब्लम और बढ़ती है तो जैसे कंपनीज हैं हमारी PSO वगैरह, इनकी वायबिलिटी भी जो है, और जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी बहुत सख्त मुतासिर हो। अच्छा, वजीर खजाना जो हैं औरंगजेब साहब काफी अच्छे प्रोफेशनल है, लेकिन एतराज ये है कि बैंकर कैसे पाकिस्तान की मईशत को संभालेगा, खजाना को। अब फिर लेकिन साथ में ये मिसालें भी दी जाती हैं कि दुनिया में बहुत सारे बैंकर्स कामयाब वज़राए खजाना रह चुके हैं। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए और जो चैलेंजेस हैं, आपकी राय क्या है? देखिए पहली तो बात मैं बड़ी साफ साफ कहूंगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। औरंगजेब साहब को मैं पर्सनली जानता हूं, वो सिटी बैंक में भी रहे हैं, तो उस जमाने से मैं जानता हूं। लेकिन असाइड फ्रॉम द पर्सनल फैक्टर, ये जो कहना है कि सिर्फ बैंकर्स आए हैं, आप अगर क्राइसिस कंट्रीज की बात करें जो क्राइसिस से गुजरे हैं, चाहे वो टर्की हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, या फिर इंडिया इन द 90s, इसमें ज्यादातर जो है, या फिर इवन लाइक ब्राजील, तो जिन ममालिक ने जब बहुत ज्यादा सख्त वक्त आया है उस वक्त वो उन्होंने इकोनॉमिस्ट को किया है। मुझे किसी ने मिसाल दी थी एक जर्मन की, लेकिन वो जिनकी वो बात कर रहे थे वो भी बैंकर तो बाद में बन गए थे, वो ओरिजिनली भी इकोनॉमिस्ट थे। और तो ये जो समझना, और दूसरी बात ये है कि US की मिसाल दी जाती है, यकीनन जो है वहां बाज बैंकर रहे हैं, लेकिन वो बैंकर वो कमर्शियल या कॉर्पोरेट बैंकर नहीं थे। दे केम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंक्स, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। और तो ये जो है इस वक्त सूरत हाल जो है, देखिए मैं एक मिसाल जो है, खाली अगर इस वक्त काम ये करना है कि जो कर्जे हैं उनको कर्जों को उतारने के लिए रीफाइनेंस करना है, और आप कहते हैं कि भाई जॉब जो है इस वक्त यही है, इतना ही कुछ हो सकता है और इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तो ये कोई काम भी ये कोई भी जो है पर्सन जो गुड मैनेजमेंट स्किल्स है वो कर सकता है। ठीक है।
तो बात यह है कि आपके सामने आप उसको जॉब को या टास्क को डिफाइन, उस चैलेंज को कैसे डिफाइन करते हैं जी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान के पास बड़ी मुश्किल तो है लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और हमें फार रीचिंग रिफॉर्म्स करनी है, तो रिफॉर्म्स जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये कहना कि जी हमें पता है हमें क्या करना है, मैं समझता हूँ ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। इट इज नॉट दैट सिंपल, ये कहीं भी जो इतना सिंपल नहीं हुआ है। और इसमें मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दूं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड कंपैरेटिवनेस है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक जो है टैरिफ से है, लेकिन टैरिफ्स का और पाकिस्तान में जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका बड़ा एक इंटरकनेक्टेड बड़ा डीप ताल्लुक है। तो आप उसको अगर आप लिबरलाइज करना चाहते हैं, अगर आप टैरिफ रिडक्शन करना चाहते हैं जो IMF कहता है, तो आप जो लोकल टैक्सेस हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे, किस एरिया में करेंगे, किसको सब्सिडी देंगे, किसको नहीं देंगे, किसको प्रोटेक्शन देंगे, कितनी देंगे, ये सारी चीजें जो हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। यूसुफ बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।